हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं नए साल की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के आप भी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो हालत दिसंबर तक बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की रही, लोगों की उम्मीद ही छूट गई थी कि यार बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट कभी रिकवर भी करते देखने को मिल सकती है। लेकिन नए साल की शुरुआत से ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। यहां पर बिटकॉइन दोबारा $90,000 के ऊपर आ गया है और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर खासकर जो ऑल्ट कॉइन्स ऐसा लग रहा था लोअर लो बना रहे हैं, उनके अंदर 20 से 40% की रिकवरी देखकर कहीं ना कहीं राहत महसूस हो रही है। अब लगने लगा है कि शायद 2025 में जो हमारे बुरे हालात हुए थे, 2026 में हमें कम से कम हमारी पोर्टफोलियो रिकवर होता देखने को मिल सकता है। हमारा पोर्टफोलियो तो कहीं ना कहीं नए साल की शुरुआत तो अच्छी यहां होते देखने को मिल रही है। ये हो क्यों रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जो आज सबसे बड़ी न्यूज है वो है कि जो ट्रम्प भाई साहब है उन्होंने दोबारा से रायता फैला दिया है नए साल की शुरुआत में ही, और उन्होंने अटैक कर दिया वेनेजुएला के ऊपर और वहां जो उनके प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर कर लिया है। बहुत सारे रीजन दिए जा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि अल्टीमेट एक रीजन है जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजों को ड्राइव करता है, और वो है ऑयल। क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूं, और क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो वेनेजुएला जो है दुनिया का सबसे ज्यादा रिजर्व उसके पास है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। लेकिन यहां पर इस सारे कांड होने के बाद में भी अगर आप देखते हैं बिटकॉइन हो या ओवरऑल क्रूड ऑयल हो, उन पे इसका ज्यादा इंपैक्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा समझने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन ये रायता जो फैलाया है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल सिचुएशन को बिगाड़ता देखने को मिल सकता है। और जब नया हफ्ता शुरू होगा, अभी तो हम वीकेंड पे हैं, सैटरडे संडे की बात कर रहे हैं, कल जब मार्केट खुलेंगी वो इसको कैसे लेती हैं उसको यहां से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो अभी तक तो इमीडिएटली इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के ऊपर भी $1,000 का इंपैक्ट पड़ा था, नीचे आया था, लेकिन वहां से अभी रिकवर करके $91,000 के ऊपर चल रहा है। लेकिन ओवरऑल हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब ये रायता फैला है तो कहीं ना कहीं कहानी और बड़ी अगर होगी तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो शॉर्ट टर्म में आप ये मत भूलिएगा कि यार टेम्परेरी मार्केट क्रैश होती है, ये जो सेफ हेवन एसेट होते हैं हो सकता है टेम्परेरी गिरते देखने को मिले, लेकिन अल्टीमेटली इनका पर्पज ही यही है कि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी तो ओवरऑल यहां पर ये एक जो है आप कह लीजिए सेफ हेवन टूल की तरह देखे जाते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, जैसे कि हम बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। तो इसीलिए लग रहा है कि शायद इतना यहां पे क्रैश होता नहीं देखने को मिला। लेकिन जब नया हफ्ता शुरू होगा तब इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि भैया यूएसए की मार्केट क्रैश करती है, एशियन मार्केट क्रैश करती है कि नहीं। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा है, और वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल बहुत कुछ चल रहा है। 2026 की शुरुआत क्रिप्टो करेंसी के लिए तो एक राहत वाली खबर लेके आई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दिल को सुकून मिलने लगा है कि यार चलो 2025 के अंदर जो कसर थी 2026 में वो पूरी होते देखने को मिलेगी, और उम्मीद करता हूं जल्दी से आपका पोर्टफोलियो यहां पर रिकवर कर जाए। तो बहुत कुछ आज मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। माफ कीजिएगा, एक दो दिन से मेरी, या कह लीजिए नए साल से मेरी तो तबीयत ही खराब थी, तो इसलिए मैं ज्यादा कंटेंट आपके लिए नहीं बना पाया। लेकिन जब भी मौका लगता है मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूं। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने भाई को भी यहाँ सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि भैया हम तो तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं जब तक पोर्टफोलियो रिकवर ना हो जाए। अभी तो रिटर्न की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि यार पोर्टफोलियो रिकवर हो जाए, उसी की बात करते हैं। तो ओवरऑल क्या चल रहा है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये वेनेजुएला वाली कहानी तो मैं आगे बताऊंगा, यूएसए की कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये जो रिकवरी देखने को मिली है, लोग इसके लिए ज्यादा क्यूरियस है कि ऐसा क्यों। उसके पीछे दो बड़े रीजन है। पहला तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि
जब दिसंबर के आखिरी होता है ना, 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक, जो यूरोपियन जो कंट्रीज होती हैं या आप कह लीजिए अमेरिकन कंट्रीज जो होती हैं, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, ज्यादातर जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वहां पे एक हॉलीडे सीजन चलता है, मतलब हॉलीडेज चलते हैं उसके अंदर, और वो सेलिब्रेशन मोड में रहते हैं। क्रिसमस ईव होती है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, तो इन सब चीजों में वो ज्यादातर जो है इसी चीज में बिजी होते हैं, और इसी वजह से हमें कुछ खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता, बल्कि यहां पर इन सारे सेलिब्रेशन के लिए वो अपने पैसे यहां सेल करके, जो भी क्रिप्टो विप्टो होती है, जो भी एसेट जैसे हम दिवाली पे करते हैं, और ज्यादा फोकस यार इंजॉयमेंट पे रहता है। तो जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई, तो यहां पे हमें दोबारा से खरीदारी देखने को मिली, और जो बिटकॉइन के ईटीएफ थे उसके अंदर एक बम्पर बाइंग देखने को मिली। 5000 से ज्यादा बिटकॉइन ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन सबने मिलके पहले ही वर्किंग डे में खरीद डाले, जो कि था 2 तारीख। अब उसके बाद सैटरडे संडे आ गया है, अब कल क्या करते हैं वो आने वाले टाइम के अंदर पता चली जाएगा, और इसी की वजह से एक माहौल यहां पे बनता देखने को मिला, और बिटकॉइन के अंदर एक यहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है, और बिटकॉइन $90,000 के ऊपर चल रहा है, और वही सेंटिमेंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं जो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ये तो था एक रीजन। दूसरे रीजन की बात करता हूं, तो आप ये समझिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है भैया अप्रैल मार्च टू, जो आप कह लीजिए 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन क्या यूरोपियन कई कंट्रीज है और अमेरिका के अंदर ये होता है 31 दिसंबर, यानी कि बुक्स क्लोज करने का, टैक्सेशन का जो भी सिस्टम होगा वहां करने का। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, या बहुत बहुत कुछ टेक्निकल है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग करके उस चीज को खत्म करना चाहते हैं, ताकि नए जो है फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत हो वो सही तरीके से हो। तो कई लोग अपनी बुक क्लोज करते हैं, उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर रहता है। ईयरली कैंडल क्लोज होती है, उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर रहता है। और जब ये ऐसा होता है, तो इसी वजह से दिसंबर के आखिरी दिन भी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिला, ईटीएफ की तरफ से भी सेलिंग यहां देखने को मिली। और जैसे ही नया साल शुरू हुआ, नई बुक्स, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो आप देखो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के अंदर दोबारा से बाइंग यहां आते देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखते हैं तो कहीं ना कहीं सेंटर जो है वो बिटकॉइन के ईटीएफ है, या बड़े इंस्टीट्यूशंस और वेल है, वो कैसे लेते हैं, और शुरुआत के अंदर ही एक मैसेज देना कि भैया 5000 से ज्यादा बिटकॉइन एक दिन में खरीद जाना, यानी कि $500 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन खरीदना, यानी कि 4-5 हजार करोड़ रुपए के बिटकॉइन एक दिन में खरीद जाना, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हाँ यार, ये इतनी जल्दी गिव अप करने वाले नहीं है। और समझिएगा, और जो मैं आपको लगातार बोलता हूं कि हमने इनके 20-50 हजार बिटकॉइन सेलिंग पे ही हमारी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, लेकिन ये लेके बैठे हुए लाखों बिटकॉइन, अकेले ब्लैक रॉक 7-8 लाख बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है। तो आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हो, कैसे इसको कंसीडर नहीं कर सकते। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं लगातार अभी भी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा एक पॉइंट, जब हम सबसे ज्यादा रो रहे थे, 100 से लेके 1000 बिटकॉइन वाले जो वॉलेट थे, उनके अंदर 54 से 70 हजार बिटकॉइन वहां उन्होंने बटोरे। अब 70 हजार बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट होता नहीं है। अगर सेलिंग के लिए आ जाए तो समझ लिए $5-10 हजार ऐसे गिर जाएगा बिटकॉइन का प्राइस। तो ये हमें समझना है कि ओवरऑल यहाँ पे ये सारी वजह से जो है कहीं ना कहीं एक रिकवरी देखने को यहाँ हमें मिल रही है। अब बात करते हैं कि ये रायता जो फैलाया है, इससे हमारे क्रिप्टो करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और ओवरऑल मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी तो महसूस होती है जब भी ऐसा कोई, क्योंकि यार आपने किसी चलते फिरते आदमी को कैप्चर नहीं कर लिया है, आपने किसी देश के प्रेसिडेंट को, कई लोग उनको तानाशाह बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं कि, और कई लोग जो बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं यूएसए ने, लेकिन हम उतने डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल आप समझिए, ऐसे किसी देश के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लेना और उसके ऊपर अमेरिका ले जाके कार्रवाई करना,
अब क्या ये लाइसेंस नहीं दे देता है एक तरह से टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रम्प भाई साहब है वो कहते थे कि भैया मैं तो शांति दूत हूँ और यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर शांति फैलाना चाहता हूँ। कभी वो हम जो है मैं नाम नहीं लेना चाहता उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन ओवरऑल देखो तो इससे हो क्या रहा है। क्या चाइना को अब ये नहीं छूट मिल जाती है कि वो ताइवान के ऊपर कुछ एक्शन ले सके? क्या जो है रशिया को ये छूट नहीं मिल जाती है कि यार वो यूक्रेन के लिए कुछ और एक्शन ले सके? तो यहाँ पे बहुत सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो सकती है। अब यहाँ पे कई कंट्रीज अपने आप को अनसेफ फील कर सकती हैं कि यार ये तो कल को हमारे साथ में भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये हुआ क्यों है, थोड़ा सा उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप मानो ना मानो, यहां पर क्रूड ऑयल पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन वेनेजुला की बात करते हैं तो यहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा जो रिजर्व है ऑयल का वो वेनेजुला के पास में है। लेकिन उनके यार प्रेजेंट को कैप्चर करने के बाद में क्रूड ऑयल पे क्यों इंपैक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत रिस्ट्रिक्शन सैंक्शन लगाई हुई थी और टोटल दुनिया की सप्लाई का पूरी ऑयल की बात करते हैं 1% वो करता था। रिजर्व सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, लेकिन 1% टोटल सप्लाई का, तो इसीलिए कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। और सारा खेल भैया तेल का ही है, मानो ना मानो। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली जो कैप्चर करने के बाद वो आए थे मीडिया से, वो उन्होंने जो है बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि अब अमेरिकन जो है ऑयल कंपनीज वहां जाएंगी, तेल बेचेंगी, दूसरी कंट्रीज को भी बेचेंगी, वहां का स्ट्रक्चर जो है सारा कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी। तो घूम फिर के वो उसको कंट्रोल करने की यहाँ बात कर रहे हैं। और ऑयल आप ये मत भूलिएगा, दुनिया के सबसे ज्यादा अगर ऑयल रिजर्व है तो वो वेनेजुला के अंदर है, और उसके ऊपर होल्ड करना तो कहीं ना कहीं खुद समझिए कि खेल कितना बड़ा है और कितना आगे की वो सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, गंदा है पर धंधा है, लेकिन इससे ग्लोबल अनसर्टेनिटी यहाँ बढ़ते देखने को मिल सकती है। और कई जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ इसी चीज पे भिड़ते देखने को मिल सकती हैं और कहेंगी यूएसए तू कैसे इन्वॉल्व हो सकता है भैया अब इसके अंदर, तुम कौन से दूध के धुले हो? तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट मार्केट पे क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि ऑलरेडी सैंक्शंस बहुत है वेनेजुला के ऊपर, तो ज्यादा मार्केट वो दुनिया से ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहा। वो ट्रेड कर कैसे रहा था? यूएसडीटी से कर रहा था, किसी जैसे चाइना से कर रहा है तो उनकी करेंसी के अंदर कर लिया, रशिया से कर रहा है तो उनकी करेंसी के अंदर कर लिया, ठीक है, यूएसडीटी से कर लिया, गोल्ड से कर लिया। और एक खतरनाक बात जो और पता चली कि वेनेजुला के पास में अगर लैटिन अमेरिका, जो साउथ अमेरिका उसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, उसके पास में गोल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व है, ऑलमोस्ट 22-23 बिलियन डॉलर का। अब भैया उसका क्या होगा? तो गोल्ड भी और भैया ऑयल भी, तो ये सारा खेल चल रहा है। और शायद जब नया हफ्ता यानी कि कल मार्केट खुलेगी तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, या ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो आप समझ लीजिए यूएसए की मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हो, उसके अंदर थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो होना चाहिए गोल्ड को, सिल्वर को, क्योंकि उनको एक सेफ हेवन की तरह देखा जाता है। और तीसरा है वो बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन को भी एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जाता है, एक डिजिटल गोल्ड की तरह देखा जाता है। तो यहां पर अल्टीमेटली देखते हो जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, शॉर्ट टर्म में तो मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, बिटकॉइन भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में देखोगे, क्या आप कोरोना का टाइम देख लो, रशिया यूक्रेन का टाइम देख लो, ईरान इजराइल का टाइम देख लो, उसके बाद बिटकॉइन ने जो कमबैक किया है, अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। क्या 2026 में भी ऐसा होता देखने को मिलेगा? आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, ये एक इंडिकेटर की तरह होता है। कोई देखना नहीं चाह रहा था दिसंबर के अंदर, एक्सट्रीम फियर 10 पे पहुंच गया था, मतलब वो जब होता है तो समझ लीजिएगा इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, और वहां पे लोगों को एंट्री बनानी चाहिए। लेकिन हालात ऐसे बुरे थे कि यहां पर किसी को कुछ करने का सोच ही नहीं रही थी, और इस टाइम पे देखते हो तो वो 40 पे पहुंच गया, यानी कि अब न्यूट्रल पे आ गया है।
और आप देखो कई कॉइन्स यहाँ पर रिकवरी दिखाई है, और वो भी 20 से 50% की कई कॉइन्स ने, और बड़े कॉइन्स ने रिकवरी दिखाई है। और मीम कॉइन के अंदर भी एक अलग पिक्चर चल रही है, पेपी को देखो, डॉज को देखो। तो कहीं ना कहीं अगर मीम कॉइन के अंदर कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि यार हाँ, मैन्युपुलेशन तो है, लेकिन ये एक रैली ट्रिगर कर सकता है। ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक राहत मिलते देखने को मिल सकती है। बस ये रायता जो फैलाया है डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने, वो आगे ना बढ़े, बस उस चीज की मैं दुआ कर रहा हूं। और अगर आप एंट्री बनाने के लिए देख रहे हो तो भैया यहां पर होल्ड करके रखा हुआ तो होल्ड करके रखो, वेट करो। यहां पे अब 1-2 दिन के अंदर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, यूएसए की मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और अगर आप ऑल्टरनेटिव के लिए देख रहे हो और थोड़ा सा 2026 में लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे हमने हमेशा बोला है कि बिटकॉइन या जो बड़े अच्छे कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनमें अगर आप फोकस करोगे तो देर सवेर में उनके अंदर रिकवरी आपको देखने को मिलनी चाहिए। और मेजर अगर आपका पोर्शन बिटकॉइन और इथेरियम है तो उम्मीद करता हूं वो ज्यादा आपको निराश नहीं करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये सारा कुछ चल रहा है। मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी इस भाई को सपोर्ट कीजिए। नए साल की शुरुआत में लाइक ठोको, सपोर्ट करो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम लगातार आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करें। लेकिन यहां पर टेक्निकली भी बात करने से पहले स्टेटमेंट आ रही है बड़े बड़े लोगों की, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस यार अभी 1,80,000 से लेके 2 लाख डॉलर जाता देखने को मिल सकता है। और सीधी जो बाइनेंस के हैं उनका कहना है कि भैया क्रिप्टो मार्केट अभी बहुत छोटी है, और एक्चुअल में छोटी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो पोटेंशियल है वो काफी बड़ा है और ऑल अनरियलाइज्ड है। मतलब अभी तक हमें महसूस नहीं हो रहा है कि क्रिप्टो क्या खेल कर सकती है, क्योंकि हम ऑयल, गोल्ड, सिल्वर के अंदर ही हैं। अभी तो ये शुरुआत है। लेकिन यहां पर मुझे अगर बिटकॉइन के चार्ट की और मैं कुछ अगर शॉर्ट टर्म में देखता हूं तो क्या लगता है, एक अगर आप देखोगे ट्रायंगल, या आप कह लीजिए एक जो सपोर्ट लाइन या एक ट्रेंड लाइन जो पहले इसके लिए सपोर्ट का काम करी थी, जिसके नीचे ये फिसला था और फिर इसने $80,000 लगाया था, अब वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और उसको ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें लगता है कि यार ये जो है सीधा 99,000 से 1 लाख डॉलर जाता देखने को मिल सकता है। अगर उसको पार करता है तो फिर ये दोबारा से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को फेस करेगा, 1,05,000 से 1,07,000 डॉलर। और अगर यहां रिजेक्ट होता है, कुछ और रायता फैलता है मार्केट के अंदर, और एक इमीडिएट सपोर्ट इसको 86 से लेके 87,000 डॉलर और फिर 83 से 85,000 डॉलर मिलती है। यहां पे मैंने आपके साथ में गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर का भी चार्ट शेयर किया था, और उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद होगा, कि अगर आप बेरिश मार्केट को सोच भी रहे हो 2026 के अंदर, तो भी यहां पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाके देखिएगा। तो भी यहां पर अगर एक सपोर्ट देखते हो कि अगर ये $70,000 को टेस्ट करता है, लेकिन उससे पहले एक बार ये 1 लाख डॉलर के छू के जरूर आना चाहिए। तो वो वीडियो को भी देखिएगा, और हम तो कोशिश करते ही हैं जो भी न्यूज इंफॉर्मेशन निकल के आए आपके सामने लाने की, और बाकी आप डिसाइड करो। क्योंकि यहां पर मार्केट के जब हालात बुरे होते हैं ना, तो भैया दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी मार्केट के अंदर जब सब कुछ अब थोड़ा बेटर लग रहा है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक रिकवरी दिखा दी है, तो अब लोग कह रहे हैं कि हम ले ले, एंट्री ले ले। अब 20, 25, 50% जब अब जाने के बाद में, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। तो वही बात है, जब सब कुछ लुटा पिटा हो ना, तब यहाँ पे थोड़ी सी दिलेरी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज को इसने भी ब्रेकआउट किया $3,000 के पार, अभी जो है $3,100 के आसपास चल रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 3350 और फिर जो है $3,600 है। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो सुबह से 2,800 के आसपास एक सपोर्ट है, $2,900, और फिर $2,400 इसको सपोर्ट मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना की, जैसे हमने बोला था $125 के आसपास जो है कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है, और $100 पे उम्मीद करता हूं। और अभी इसने $130 का जो ब्रेक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट किया। अगर इसको पार जाता है तो 140 से $150 और फिर $170। अगर यहां से रिजेक्ट होता है तो $125 के आसपास इसको दोबारा से एक सपोर्ट मिलती है। अगर मैं बात करता हूं एडीए, $0.35 के आसपास से अभी ये रिकवरी करके $0.4 चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसको पार कर पाया तो ये भी आधे डॉलर से लेके $0.65 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाने का पोटेंशियल रखता है। एक्सआरपी, इसने भी 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट कर रहा है, और अगर आप देखते हो $1.2 के नीचे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसने भी दी। और अभी अगर यहां से ये सस्टेन कर पाया
तो यहाँ आने वाले टाइम के अंदर 2.3 से लेकर $2.6, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो $1.8 के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन हमने हमेशा आपको बोला है अच्छे कॉइन्स पे अगर आप बने रहोगे, फोकस करोगे, तो वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। बाकी दोस्तों 2025 से हमने यही सीखा है कि रिस्क उतना लो जितना झेल सको, फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, और यार यहाँ पर पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीख लो, रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो, और यहाँ पर अपना सबसे जो हम यूज, और मेरी तो नए साल की शुरुआत में ही एक वीडियो ये थी कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, और उसके अंदर 50% बिटकॉइन हो, 25% इथेरियम हो, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन हो, तो कहीं ना कहीं देर सवेर में रिकवरी भी हो जाएगी और आपका पोर्टफोलियो कुछ अच्छा करना चाहिए। लेकिन हमारा उल्टा है, ना हमारे पास बिटकॉइन है ना इथेरियम है, और हम लेके बैठे हुए हैं सारे ऐसे कॉइन जो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, और वही चीज हमारे पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा डैमेज करती है। थोड़ा समझदारी दिखाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना पूछे कुछ मत करो, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो वो आपको लगातार करने की। तो अपनी रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।